दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री कर्नाटक के शिमोगा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा की प्राथमिकता गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, हमारे लिए हर मां और बेटी शक्ति का स्वरूप। एक्शन में चुनाव आयोग 6 राज्यों में गृह सचिव को हटाने के जारी किए आदेश। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा, बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दें। एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक देना है हलफनामा। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल में भी सीट बंटवारे पर माथापच्ची। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर। कहा, ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण बना हादसे की वजह। अधिकारियों की बजाय खुद मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर चुनाव आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। तुरंत सरेंडर करने के आदेश। मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 10 महीने से थे जेल के बाहर। और रूस में फिर से पुतिन की सरकार। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बोले, रूसी सेना को बनाएंगे और मजबूत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम ने आज सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के शिमोगा में पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और तृतीयकरण की में डूबे इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना जगतियाल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुंबई में रविवार को हुई इंडिया की जनसभा में राहुल गांधी के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शक्ति के खिलाफ लड़ाई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये चुनाव उसी शक्ति के परिरक्षा के लिए है। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का घोषणा पत्र जग जाहिर हो चुका है। शक्ति के खिलाफ ऐसे लोगों को 4 जून को पता चलेगा कि शक्ति की रक्षा करने वालों की जीत होगी या शक्ति के विनाश का इरादा रखने वालों की। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कहा कि उनके बयान बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए उनके अस्तित्व को भी खारिज किया और यही वजह है कि भारत ने उन्हें अपने नेता के रूप में खारिज कर दिया है। वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं
लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। पीएम मोदी के आज कोयम्बटूर में होने वाले रोड शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बताया कि ये रोड शो लगभग 3 किलोमीटर तक चलेगा। A very specific road show that is happening, not a public meeting. And the people of Coimbatore are already turning up in big numbers, historic numbers. And this we call in Tamil as Makkal Darisana Yatrai, meaning Pradhamar is here to take blessings of people. Makkal Darisana Yatrai. So Pradhamar will meet people. Honorable Prime Minister is taking blessings from the people of Coimbatore. It will be historic, truly historic. It has got a lot of significance, the whole road show, 3-kilometer area. In fact, the ending point, this is the place where 1998 a bomb blast has happened. And the Honorable PM is paying his tribute to all the people who have lost their life, February 14, 1998. And it carries a lot of emotional significance to the people of Coimbatore. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों अर्थात गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। और आइए बात करते हैं स्टार्टअप महाकुंभ की। भारत के स्टार्टअप को ग्लोबल उड़ान देने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। लक्ष्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को तीसरे नंबर से पहले नंबर पर लाने का। बड़ी खबर यह है कि अब भारत डीप टेक सेक्टर के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रहा है। और हमारे संवाददाता अजय मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सज चुका है भारत का पहला स्टार्टअप महाकुंभ 2024। 50,000 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स, देश और विदेश के 1,000 से ज्यादा निवेशक, 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स। स्वागत है आप सभी का दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एआई और सैस, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक और बायोफार्मा समेत 10 फोकस सेक्टर्स 18 से 20 मार्च के बीच स्टार्टअप महाकुंभ में भारत के समाधानों को दुनिया तक पहुंचाते नजर आएंगे। All of you must actually first become an AI company. First become an AI company and then do everything else.
reverse re-engineer, completely become an AI company. That will make you transform. So, ladies and gentlemen, this is a once-in-a-lifetime opportunity. This Mahakumbh, to my mind, is a great event. It really brings a once-in-a-lifetime opportunity for India. स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद सिडबी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को 56,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि भारत डीप टेक के लिए नई पॉलिसी जल्द ही जारी करेगा। Government of India is in the process of creating a separate, dedicated startup, deep tech startup policy. The policy paper is now in the final stages of discussion of interministerial discussions, and we hope to bring it forward soon. And after that, we will hopefully move towards creating a dedicated fund, a fund of funds again, since government wants to do it in an arm's length manner. We don't want to sort of start picking winners and losers in business, which is why we created this concept of AIFs and fund of funds. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक $140 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां अलग अलग समस्याओं के समाधान पर काम कर रही हैं। स्टार्टअप महाकुंभ से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आगे चल के स्टार्टअप महाकुंभ हर साल आयोजित किया जा सकता है। साल 2024 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में 5,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप उद्यमी तैयार होने की उम्मीद है। साल 2023 में स्टार्टअप्स की फंडिंग 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2022 में $25 अरब के मुकाबले 2023 में सिर्फ $7 बिलियन का निवेश आया। साल 2024 में माना जा रहा है कि एक बार फिर से स्टार्टअप्स में निवेश के सुनहरे दिन वापस आएंगे। उद्योग परिसंघ, एसोचैम, नैस्कॉम, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन, टाई और IVCA के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय ने इस महाकुंभ की शुरुआत की है, जो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल उड़ान देने जा रहा है। साल 2016 में जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए, आज वो एक क्रांति बन चुकी है। विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अपने तौर पर तैयार खड़ा दिखाई देता है। स्टार्टअप महाकुंभ से इस अभियान को और भी तेजी मिलने की उम्मीद है और उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2024 भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, भारत मंडपम, नई दिल्ली। तो नए भारत का सपना साकार कर रहा है ये स्टार्टअप महाकुंभ। और हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, ID लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया। इस मामले में मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। बीती साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया। बता दें कि ईडी ने रविवार को उन्हें 2 सम्मन भेजे थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च, जबकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां सम्मन है। पिछले सम्मन में पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिली है। तो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की लगभग 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और IMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का परिचालन करने वाली वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की ये जमीन उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भूमि और भवन के रूप में है।
प्रवर्तन निदेशालय ने SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की है। और आइए सीधे रुख करते हैं अब भाजपा मुख्यालय प्रेस वार्ता के लिए। लालगंज लोकसभा से 17वीं लोकसभा में आप सांसद हैं श्रीमती संगीता आजाद जी और उनके पतिदेव श्री आजाद अरी मर्दन जी, जो पूर्व विधानसभा के सदस्य हैं, आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और देश का एक परिचित चेहरा, जिस चेहरे ने नारी शक्ति की लड़ाई लड़ी है, जिस चेहरे ने सड़क से न्यायालय तक उस आवाज को दस्तक दी है, जिस आवाज के परिणाम स्वरूप कई लोगों को अपने जीवन का निर्णय मिला है, ऐसी सीमा कुशवाहा जी, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने निर्भया केस का पक्ष रखा है, जिन्होंने श्रद्धा केस का पक्ष रखा है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विनोद तावरे जी से, माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी से, माननीय ब्रजेश पाठक जी से, माननीय मिथिलेश कुमार जी राज्यसभा सांसद हैं, और हमारे प्रवक्ता त्रय से कि पार्टी की सदस्यता पत्र देकर आज पार्टी का विधिवत सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय विनोद तावरे जी। संजय जी थोड़ा इधर तो यह भाजपा का कुनबा बढ़ता हुआ, भाजपा के साथ अब नारी शक्ति भी और जुड़ती हुई। बसपा नेता यहाँ पर सीमा आज़ाद, संगीता आज़ाद जुड़ गई हैं भाजपा से, तो वहीं वरिष्ठ वकील सीमा कुशवाहा ने भी भाजपा का दामन थामा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंखों के कैंसर कोरिएडल मेलेनोमा की सर्जरी अब एम्स में गामा नाइफ थेरेपी के जरिए हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां इस तकनीक के जरिए आंखों के कैंसर की सर्जरी होती है। कोरिएडल मेलेनोमा आंखों के पिछले हिस्से में होता है। देश में इस कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आंखों के अंदर पाया जाने वाला कैंसर कोरोइडल मेलेनोमा की सर्जरी अब नई दिल्ली के एम्स में हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां गामा नाइफ थेरेपी के जरिए आंखों की कैंसर की सर्जरी हो रही है। इस थेरेपी के जरिए कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर ये पाया गया है कि ये कैंसर जो है फेयर स्किन जिन लोगों की होती है, फेयर स्किन, लाइट आइज़, उसमें ज़्यादा कॉमन, वैसे तो ऐसे ही रिपोर्टेड है। बट हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी इसके काफ़ी केसेस अभी एम्स में आ रहे हैं। तो ये इस तरह का ये जो आई कैंसर है ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्स बीते 2 साल से गामा थेरेपी के जरिए आंखों के कैंसर का इलाज कर रहा है। अब तक 15 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। पिछले 2 साल से आंखों का कैंसर का इलाज
गामा नाइफ के द्वारा। ये भारतवर्ष में आई थिंक सिर्फ हमारे सेंटर में हो रहा है। पहले वो जो ट्रेडिशनल इलाज चलता था ब्रेकीथेरेपी, जिसमें कि वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिलीजिंग सब्सटेंस आँख में डालते थे, और वो एक इन्वेजिव तरीका है करने का इलाज, और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। गामा नाइफ से ये एक नॉन इन्वेजिव हो जाता है, मतलब इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एम्स नई दिल्ली में हर महीने 2 मरीज कोरोइडल मेलेनोमा ट्यूमर के आते हैं। देश में 40 साल के उम्र के लोगों में ये कैंसर देखने को मिल रहा है, जिसे नियमित जांच के जरिए ही पकड़ा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि गामा नाइफ थेरेपी के जरिए 80% मरीजों में ट्यूमर नियंत्रित हुआ है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो एम्स अब कर रहा है इस कैंसर का इलाज। फिलहाल अपनी सेहत का रखें ख्याल। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा।